मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी फैकल्टी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया था, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताए गए थे। तो जो इससे पहले वाला वीडियो है या प्रीवियस वीडियो है, उसमें मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लीट किया था, बताया था। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। इसको कह रहे होते हैं मानव में रासायनिक समन्वयन। क्या बोला जाता है इसको? मानव में रासायनिक समन्वयन। अब देखिए, केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर की क्रियाएं और जो वातावरण के साथ समस्थापन बनाए रखने की बात होती है, इन दोनों को कोऑर्डिनेट किया जाता है। होम्योस्टेसिस वातावरण के साथ प्लस इंटरनल एनवायरनमेंट, अर्थात हमारे शरीर की क्रियाओं के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो रासायनिक पदार्थों की सहायता से हो रहा होता है। उसी कोऑर्डिनेशन को हम केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन कह सकते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि मानव बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं, विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं और मानव में इन क्रियाओं से निर्मित बहुत सारे रासायनिक पदार्थ बनते हैं। ये रासायनिक पदार्थ तथा वातावरण में होने वाले भौतिक परिवर्तनों के मध्य क्या करना पड़ता है? समन्वय बनाना पड़ता है। किसको? मानव को। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मानव को विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संपादित करने के लिए वातावरण के साथ समस्थापन को बनाना पड़ता है। इस कार्य के लिए शरीर में तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। अतः तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के सम्मिलित अध्ययन को न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसको दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि मानव बॉडी या ह्यूमन बॉडी में विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं। इन क्रियाओं के द्वारा निर्मित जैव रासायनिक पदार्थ व या तथा वातावरण में होने वाले भौतिक परिवर्तनों के मध्य मानव को कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है या समन्वय बनाना पड़ता है। इसीलिए हम ये कह रहे होते हैं कि मानव को शरीर में जैव क्रियाओं के लिए या जैव क्रियाओं को संपादित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वातावरण के साथ समस्थापन बनाना पड़ेगा। किसके साथ? वातावरण के साथ। और इसके लिए हमारे शरीर में एक तंत्रिका तंत्र, दूसरा अंतःस्रावी तंत्र, ये सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। अतः तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को सम्मिलित रूप से न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। तंत्रिका अंतःस्रावी क्रियाएं या तंत्रिका अंतःस्रावी तंत्र कह दिया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले ये दोनों तंत्र, जिसमें नर्वस सिस्टम आता है और एंडोक्राइन सिस्टम आता है, दोनों ही सिस्टम मिलकर के या सम्मिलित रूप से
हमारे शरीर को वातावरण के साथ समस्थापन की अवस्था में बनाए रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात देखिए यहाँ पर जो केमिकल्स बनते हैं वो अधिकतर किससे बन रहे होते हैं? ग्लैंड से। तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर इसका नाम ले रहे होते हैं ग्रंथियों का। तो इसमें दोबारा से मैं आपको फिर बता देता हूँ एक बार, क्या बताना पड़ेगा? मानव को विभिन्न जैव क्रियाओं को संपादित करने के लिए वातावरण के साथ होम्योस्टेसिस समस्थापन बनाना पड़ता है। ठीक है, इस कार्य के लिए शरीर में तंत्रिका, तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, कौन कौन? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब क्या बताओगे? आते हैं तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र दोनों को सम्मिलित रूप से या दोनों के कार्यों के अध्ययन को, दोनों के कार्यों के अध्ययन को कलेक्टिवली सम्मिलित रूप से न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात लेते हैं हम ग्लैंड्स। ग्लैंड्स को कहा जाता है ग्रंथियां। क्या कह रहे होते हैं? ग्रंथियां, या क्या बोला जाता है? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स इनको कह रहे होते हैं ग्रंथियां।
सबसे पहले इसको डिफाइन करिए, ग्रंथियां किसे कहा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लैंड्स। तब यहाँ पर एक सिंपल वे में हम डिफाइन कर सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि शरीर में पाए जाने वाले बे ग्लैंडुलर पार्ट्स, बे ग्रंथिल पार्ट्स जो श्रावण करते हैं, सीक्रेशन देते हैं, उन्हें ग्लैंड्स कह दिया जाता है। ठीक है, शरीर में पाए जाने वाले बे ग्लैंडुलर पार्ट्स जो श्रावण करते हैं या सीक्रेशन देते हैं, उन्हें ग्रंथियां कहा जाता है। ठीक है ना। शरीर में पाए जाने वाले बे ग्रंथिल भाग, ग्लैंडुलर पार्ट्स जो सीक्रेशन देते हैं, जो श्रावण करते हैं, उन्हें ग्लैंड्स कह देते हैं, या फिर क्या बोल दोगे, ग्रंथियां कह देते हैं। ठीक है, उन्हें ग्लैंड्स कह देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में पाए जाने वाले जो ग्लैंडुलर पार्ट्स होते हैं, वही ग्लैंडुलर पार्ट्स क्या कर रहे होते हैं, सीक्रेशन दे रहे होते हैं, और तब उनको ही हम क्या कह रहे होते हैं, ग्लैंड्स। क्लियर हो गया। दैट इज डेफिनेशन ऑफ ग्लैंड्स। किसकी परिभाषा हो गई, ग्रंथियों की। अब आगे हम पूछ रहे होते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है मानव में। तब यहाँ पर हमें बताना होता है कि मानव में मुख्य रूप से 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मानव में सामान्यतः 3 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे एक नाम हम दे सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरा नाम दे सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और तीसरा नाम दे सकते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स, मिश्रित ग्रंथियां। क्या लिख सकते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, मिश्रित ग्रंथियां। इसका मतलब है कितने प्रकार की हो गई, ग्लैंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड थर्ड इज वन मिक्स्ड ग्लैंड्स। इनको हम बाह्यस्रावी ग्रंथियां कह रहे होते हैं, इनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कह रहे होते हैं, और इनको हम मिश्रित ग्रंथियां कह रहे होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। पहला नाम किसका दिया है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का। कौन सी ग्रंथि लिखते हैं इसको, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां जिन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। क्या कह रहे होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। चाहो तो आप लिख सकते हो उनको वापस फिर, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको,
बाह्य स्रावी ग्रंथियां। अब देखिए यहां पर समझने की आवश्यकता है, बाह्य स्रावी ग्रंथियों का मतलब यहां पर क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बाह्य स्रावी ग्रंथि का मतलब होता है वे ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित पदार्थों को ले जाने के लिए शरीर में नलिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें बाह्य स्रावी ग्रंथि कह देते हैं। अर्थात ये कैसी होती है, नलिका युक्त होती है, डक्टिवलस होती है। अर्थात हम चाहें तो ऑन द अदर हैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज डक्ट ग्लैंड या डक्टिवलस ग्लैंड, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर कहा जाता है शरीर में पाई जाने वाली वे ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित सीक्रेटेड होने वाले पदार्थों को ले जाने के लिए नलिकाएं पाई जाती हैं या नलिकाएं होती हैं। अर्थात इन्हें नलिका युक्त डक्ट्स या डक्टिवलस ग्रंथियां भी कहते हैं। ठीक है ना। अर्थात इन ग्रंथियों के द्वारा शरीर में जो स्रावित पदार्थ होते हैं उनको ले जाने के लिए क्या पाई जा रही होती है, नलिकाएं। अर्थात इन ग्रंथियों के द्वारा जो स्रावित या सीक्रेटेड मटेरियल है उसको शरीर के विभिन्न भागों में कौन लेके जा रहा होता है, डक्ट लेके जा रही होती है, नलिकाएं लेके जा रही होती हैं। ड्यू टू दिस रीजन दीज आर कॉल्ड एज डक्टिवलस ग्लैंड और डक्ट्स ग्लैंड। ठीक है। और इनके द्वारा जो स्रावित होने वाले पदार्थ होते हैं उनको हम डाइजेस्टिव जूसेस या एंजाइम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स। ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था, शरीर में पाई जाने वाली वे ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थों को ले जाने के लिए नलिकाएं होती हैं, अर्थात नलिका युक्त ग्रंथियां भी कह देते हैं। किनको, एक्सोक्राइन ग्लैंड को। ठीक है। और इनके द्वारा स्रावित पदार्थ पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम्स कहलाते हैं। एंजाइम्स कहलाते हैं। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाता है कि पाचक ग्रंथियों को उदाहरण दीजिए तो आप लीवर का नाम दे सकते हो, लाल ग्रंथियों का नाम दे सकते हो। ठीक है ना। ये जो ग्रंथियां हैं कैसी होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। दूसरा सबसे बड़ी, अगर आपसे पूछा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, तब भी हम नाम किसका दे रहे होते हैं, लीवर का या यकृत का। सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि होती है, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। कौन सी, लीवर, यकृत। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद में दूसरा नाम क्या आता है, दूसरे नाम को हम कह रहे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या कह रहे होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स।
एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्या बोलोगे इनको? अंतः स्रावी ग्रंथियां। ठीक है, इसी तरह से इनको भी हमें डिफाइन करना है। क्या बताएंगे? शरीर में पाई जाने वाली वे ग्रंथियां, शरीर में पाई जाने वाली वे ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थों को ले जाने के लिए नलिकाएं नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, अर्थात ये नलिका विहीन डक्टलेस, नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, कैसी होती हैं? डक्टलेस। इनके द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थों को स्रावित होने वाले पदार्थों को सीधे ही रक्त में, रक्त मीन्स रुधिर में, किसके द्वारा इनको पहुंचाया जाता है? शरीर के विभिन्न भागों में रक्त के द्वारा सीधे ही रक्त में डाला जाता है या डाल दिया जाता है, डाल दिया जाता है। अर्थात इन पदार्थों को शरीर में पहुंचाने के लिए कौन हेल्प करता है? रक्त। ब्लड के थ्रू ये शरीर में टारगेट स्थानों पर या लक्ष्य स्थानों पर पहुंचाए जाते हैं, वहां तक इनको सर्कुलेट किया जाता है, किसके माध्यम से? ब्लड के माध्यम से। ठीक है, तथा इन पदार्थों को, या फिर आप कह सकते हो तथा स्रावित पदार्थों को, सीक्रेटेड मटेरियल, या स्रावित रासायनिक पदार्थ कह सकते हो, स्रावित पदार्थों को हार्मोन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? हार्मोन्स। हार्मोन्स कहा जाता है। यहाँ पर अगर उदाहरण के रूप में आप ग्रंथियों के नाम कोई देना चाहें तो यहाँ पर कुछ नाम आप दे सकते हो, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, तथा पैराथायरॉइड,
ग्रंथि। ठीक है, ये सारी ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियां होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। और यदि आपसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल दीजिए, तब आप किसका नाम दे सकते हो? थायराइड ग्रंथि का। ठीक है ना। अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो थायराइड ग्रंथि होती है वह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है ना। जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी किसको बताए थे? बाह्यस्रावी ग्रंथि को। ठीक है ना। अब तीसरा नंबर या रिमेनिंग जो पार्ट बचा हुआ है उसे क्या बोलेंगे? अरे भाई मैंने ये 3 प्रकार आपको बताए, तो रिमेनिंग ग्लैंड्स कौन सा बचा? मिक्स्ड ग्लैंड्स। ठीक है ना। इसको हम 3rd नंबर पर लेके आ जाते हैं। क्या नाम दिया था? मिक्स्ड ग्लैंड्स। इनको कह रहे होते मिश्रित ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? मिश्रित ग्रंथियां। अब आप बताइए मिश्रित का मतलब क्या होगा? जिसमें दोनों पार्ट हों, अर्थात शरीर में पाई जाने वाली वे ग्रंथियां जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों रूप से काम करती हैं। शरीर में पाई जाने वाली वे ग्रंथियां जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार से काम करती हैं, उनको हम क्या नाम दे रहे होते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कह रहे होते हैं। ठीक है ना। तो इसको भी डिफाइन कर सकते हैं आसानी से, बहुत सिंपल है। क्या बताएंगे? शरीर में पाई जाने वाली ऐसी ग्रंथियां जिनमें बाह्यस्रावी एक्सोक्राइन व अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। व अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन्हें मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्लैंड्स या मिश्रित ग्रंथियां कह देते हैं। यहाँ पर आप उदाहरण में लिख सकते हो, से फॉर एग्जाम्पल अग्न्याशय ग्रंथि, जिसे हम पैंक्रियाज भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पैंक्रियाज। ठीक है। ये हमारी छोटी आंत का जो पहला भाग होता है ग्रहणी यू आकार का, उसमें ये पाई जाती है। पत्ती के आकार की होती है, पिंक कलर की होती है, और इसमें दोनों पार्ट होते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, एंडोक्राइन पार्ट होता है। एक्सोक्राइन पार्ट क्या करेगा? डाइजेस्टिव जूस बनाएगा, पैंक्रियाटिक जूस बना रहा होता है, जिसमें नलिकाएं होती हैं ले जाने के लिए, छोटी आंत में पहुंचा देती है नलिकाएं। और जो इसका कौन सा वाला भाग होता है? एंडोक्राइन, जिसको हम कह रहे होते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया था। तो वहां से क्या बनते हैं? हार्मोन्स बनते हैं, जिनमें आपने नाम सुना होगा, इंसुलिन हार्मोन होता है, ग्लूकागोन हार्मोन होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये बाह्यस्राव के रूप में तो अग्न्याशी रस बना रही होती है, और अंतःस्राव के रूप में क्या बना रही होती है? हार्मोन्स। इस कारण से हम क्या कह देते हैं? इसको मिक्स्ड ग्लैंड कह देते हैं। ठीक।
तो यहाँ पर जो ग्लैंड्स हैं ये सारी की सारी केमिकल्स को सीक्रेट कर रही होती है, रासायनिक पदार्थों को सीक्रेट कर रही होती है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं हुई होगी। अर्थात तीनों ग्रंथियों को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। ये डक्टिवलस होती हैं, ये डक्टलेस होती हैं, और इनमें दोनों भाग होते हैं, अर्थात एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह के भाग होते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जा रहा होता है, मिक्स्ड कहा जा रहा होता है, ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात इसी को और आगे एलोबरेट करते हुए, जिसमें हम कह रहे होते हैं कि सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्लॉडे बर्नार्ड। क्लॉडे बर्नार्ड, क्लॉड भी बोल देते हैं, बर्नार्ड, ठीक है। इन्होंने सन 1855 में 1855 में पहली बार इंटरनल सीक्रेशन वर्ड को यूज किया। क्लॉडे बर्नार्ड ने सन 1855 में इंटरनल सीक्रेशन इसको कह रहे होते अंतःस्राव, ठीक। इंटरनल सीक्रेशन शब्द का प्रथम बार उपयोग किया। ठीक है, तो यदि हमसे पूछा जाए कि इंटरनल सीक्रेशन वर्ड किसके द्वारा पहली बार बताया गया था, उपयोग में लिया गया था, तो हमें नाम किसका देना पड़ेगा, क्लॉडे बर्नार्ड का, सन 1855 में। ठीक है, इसके पश्चात थॉमस एडिसन, को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है अंतःस्रावी विज्ञान। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, थॉमस एडिसन को। अगर आपसे पूछा जाता है कि हु इज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, देन यू कैन राइट एज थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन इज कॉल्ड एज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहलाता है, अंतःस्रावी जनक के पिता। किसको कह रहे होते हैं हम, थॉमस एडिसन को। ठीक है, इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि सन 1905 में स्टारलिंग, ये भी वैज्ञानिक का नाम है, ने उत्तेजक शब्द, किसको, हार्मोन को, उत्तेजक शब्द की संज्ञा दी। इसको कह रहे होते हैं एक्साइटेशन वर्ड, उत्तेजक शब्द। ये किसने पहली बार यूज में लिया, 1905 में स्टारलिंग ने। इसी के साथ साथ स्टारलिंग और बेलिस दोनों वैज्ञानिक के नाम हैं। बेलिस एवं
स्टारलिंग ने सन 1903 में गृहिणी की श्लेष्मिक कला झिल्ली, कौन सी कला? श्लेष्मिक कला या श्लेष्मिक झिल्ली की स्रावी कोशिकाओं से सीक्रेटिन, कौन से हार्मोन को पहली बार प्राप्त किया? सीक्रेटिन हार्मोन को सबसे पहले प्राप्त किया या सबसे पहले अलग किया, प्राप्त किया। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें ये सारी ग्रंथियां हैं। अब इसमें हमें मुख्य रूप से क्या करना है, अधिकतर कौन सी वाली ग्रंथियों का अध्ययन करना पड़ेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड का। एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होने वाले पदार्थ क्या है? हार्मोन्स। तो यहाँ पर देखिए क्लॉडे बर्नार्ड ने सन 1855 में इंटरनल सीक्रेशन शब्द का पहली बार उपयोग किया। इसके बाद थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा गया। इसके पश्चात सन 1905 में स्टार्लिंग ने उत्तेजक शब्द की संज्ञा दी, किसे? हार्मोन को। और बैलिस एवं स्टार्लिंग ने सन 1903 में गृहिणी, जो ड्यूोडिनम होता है, छोटी आंत का पहला भाग होता है यू आकार वाला, उसकी श्लेष्मिक झिल्ली से या श्लेष्मिक झिल्ली की स्रावी कोशिकाओं से सीक्रेटिन नामक हार्मोन को सबसे पहले प्राप्त किया था। ठीक है ना? ओके।